फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि हम यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में पूछी जाती है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ रहे हैं मतलब कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों के भेद। इसमें हमने पढ़ लिया है अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अल्पप्राण उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे धीरे ली जाए या छोड़ी जाए, हम कहते हैं अल्पप्राण। और प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। आपके लिए हम बता चुके हैं, जैसे का है, ठीक है, का है, गा है और अड़ा है, ठीक है। ये क्या है? आपके अल्पप्राण है। अब बात करते हैं महाप्राण। देखिए, महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से बाहर छोड़ी जाए या ली जाए, तो हम उन्हें कहते हैं महाप्राण। और महाप्राण में ये जो जैसे हमने बताया था, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। इसी प्रकार ही क्या होता है? महाप्राण में भी प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। जैसे ये लाइन है, जैसे कि का, ख, ग, घ, ड़ा, तो उन्हीं में दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? आपका महाप्राण है, ठीक है। जैसे खा, आप खा बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक बार खा बोलकर देखिए, तो आप देखेंगे कि वायु जो है तेजी से बाहर निकल रही है। क्या चीज? वायु तेजी से बाहर निकल रही है। जैसे खा, आप मुंह पे हाथ रख के देखिए, खा, तो वायु क्या है? एकदम तेजी से बाहर निकल रही है। आप मुंह पे हाथ रख के देखिए, तो जैसे कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? आपका महाप्राण है। जैसे कि खा, घा, छा, झा और था, ढा, था, धा, फा, भा, ये क्या है? आपके महाप्राण है। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। उसमें मैंने आपको बताया था पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब कि 135, और इसमें क्या है? 24, ठीक है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने आपके लिए उसमें बताया था कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, कौन सा? प्रत्येक ऊष्म व्यंजन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अल्पप्राण। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्पप्राण। देखिए इधर, यहाँ पे डैश कर देता हूँ इधर, या, रा, ला और वा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो इन्हीं में से कोई एक दे देगा, ठीक है। अब प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। पूछे कि अल्पप्राण निम्नलिखित में से कोई ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक उठा के, और पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पप्राण है, तो आपको जो पता होगा तो आप लगा देंगे कौन सा है, जाता है क्या। देखिए, अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन देखो, अब आपको ये बात समझ में आ गई। मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऊष्म व्यंजन देखो, सा और हा, ये क्या है? आपके ऊष्म व्यंजन है। आप पूछिए कि बताइए इनमें से कोई एक दे देगा, बताइए सा किस प्रकार का वर्ण है? अल्पप्राण या महाप्राण? कौन सा बताएंगे आप? करेक्ट, महाप्राण। कौन सा बताएंगे? महाप्राण, ठीक है। सा इसे बोलते हैं बड़ा सा, पेट पटा सा, छोटा सा, हा, ये क्या है? आपके महाप्राण है। मतलब कि कह सकते हैं कि प्रत्येक ऊष्म व्यंजन क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। आगे लाइन है प्रत्येक स्वर वर्ण, वही छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, ऋण, ये सब। प्रत्येक स्वर वर्ण ना तो अल्पप्राण है, ना ही महाप्राण है, ना ही अल्पप्राण है, ना ही महाप्राण है। आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके लिए, कंफ्यूज करने के लिए। और प्रत्येक वर्ण का, ये वही लाइन आ गई, प्रत्येक में बताया था आपके लिए, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। देखिए, अब हमने इतना पढ़ लिया कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया है, और महाप्राण के बारे में भी हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब आता है फिर दोबारा
तारत्व के आधार पर, किसके? तारत्व के आधार पर वर्णों के भेद, तारत्व के आधार पर वर्णों के भेद। देखिए, तारत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऐसे पूछ भी सकता है कि बताइए तारत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो कितने बताएंगे आप? तारत्व के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तारत्व के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। अब पूछे कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? वो भी 2 भेद होते हैं। क्या नहीं किया जाता है? होता ही है, जाता क्या है? एक है आपका घोषवर्ण और अघोषवर्ण, एक है आपका घोषवर्ण और अघोषवर्ण। घोषवर्ण को ही हम संघोषवर्ण कहते हैं और अघोषवर्ण तो एक ही है। देखिए, घोषवर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है, जैसे हम बोले तो हमारे अंदर मतलब कि कंपन सा पैदा हो, तो इन्हें हम कहते हैं हम अघोषवर्ण। कौन से? संघोषवर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं हम उन्हें? संघोषवर्ण कहते हैं, राइट। मतलब कि घोषवर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा हो उन्हें हम घोषवर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा ना हो उन्हें हम अघोषवर्ण कहते हैं। सीधे बात है, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का, जैसे मैंने उसमें बताया था अल्पप्राण महाप्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? आपका घोषवर्ण होता है, मतलब कि सघोषवर्ण होता है, ठीक है। मतलब कि इसे 345 याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या याद रख सकते हैं? 345 याद रख सकते हैं, और उसे 135 और 24। और अघोषवर्ण कौन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोषवर्ण। वो कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा। देखिए, आप देखिए, आपके लिए मैंने बता दिया कि घोषवर्ण कौन कौन से होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा हो उन्हें हम कहते हैं घोषवर्ण। वो कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा, एक होता है आपका घोषवर्ण होता है। जैसे कि है, आप ऐसे लिखेंगे का, खा, गा, घा, ड़ा, ऐसे लिखेंगे तो गा उसमें कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। घा कितने नंबर पे आता है? ये 4 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है? 5। आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गा कितने नंबर पे आता है? गा जो तीसरे नंबर पे आता है, मतलब वो क्या है? आपका घोषवर्ण है। तो सिर्फ मैंने आपकी ट्रिक बता दी कि तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होता है? आपका घोषवर्ण होता है। अब ऐसे पूछ लेगा, इनमें से कोई एक दे देगा जो दिए गए हैं, तो उनमें से कोई जैसे पूछ लेगा कि बताइए ढा घोषवर्ण है या अघोषवर्ण है, तो आप कौन सा बताएंगे? कौन सा बताएंगे आप? घोषवर्ण, सही कहा। अब पूछे कि बताइए दा, दा किस प्रकार का वर्ण है? घोषवर्ण है या अघोषवर्ण? तो कौन सा बताएंगे आप? घोषवर्ण। या पूछ ले घोषवर्ण ना देकर के संघोषवर्ण दे देगा, इसी प्रकार से। अब पूछे कि उआ, उआ बहुत पूछा जाता है, आप इसे याद रखिए। उआ एक घोषवर्ण है। उआ क्या है? आपका एक घोषवर्ण है, ठीक है। जैसे कि माँ किस प्रकार का वर्ण है? आपका घोषवर्ण है। ना किस प्रकार का वर्ण है? आपका घोषवर्ण है। तो सिर्फ इतना याद रख सकते हैं 345। आपको सिर्फ वर्णमाला याद होना चाहिए और उन्हें रख के देख लीजिए। पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, और तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, आप रख के देख लीजिए, आपके लिए करेक्ट याद हो जाएगा गारंटी से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपके लिए उसमें बताया था अल्पप्राण में प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा ये क्या होता है? आपका घोषवर्ण होता है। आपके लिए अंतस्थ व्यंजन पता ही है, यारा, ला, हुआ, ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। और उसके साथ में हा, फिलहाल हा पे अभी अपवाद है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होता है? घोषवर्ण होते हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होते हैं? आपके घोषवर्ण होते हैं। लेकिन इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण ना ही अल्पप्राण है ना ही महाप्राण है, लेकिन प्रत्येक इसमें स्वर वर्ण क्या होते हैं? आपके घोषवर्ण होते हैं। आप इतनी याद रखिएगा बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अघोषवर्ण के बारे में एकदम डिटेल से, बेसिक से, जहाँ से एग्जाम में आपके पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।